में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो इस क्लास में हम जानेंगे रिलेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लास अर्थात 11th क्लास के कुछ टॉपिक को हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी सी डी यह एक सेट है और इधर एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया हुआ है और इसका मैपिंग जो किया हुआ है, मान लीजिए कि ए का मैपिंग 2 के साथ किया हुआ है, बी का मैपिंग 1 के साथ किया हुआ है, सी का 4 के साथ और डी का 5 के साथ। तो इस तरह हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जितने ए का पार्ट्स हैं पूरे पार्ट्स को डोमेन कहते हैं, DOMAIN। इस पूरे पार्ट्स को डोमेन कहते हैं और इसके पूरे पार्ट्स को जो 1 2 3 4 5 6 टोटल, इसको बोलते हैं कोडोमेन। याद रखना है, यह अगर ए है बी है तो ए के सभी पार्ट्स को, ए में जितने एलिमेंट्स है जितने अवयव हैं इसे हम कहते हैं डोमेन कहते हैं और बी में जितने पार्ट्स हैं उसे बोलते हैं कोडोमेन। और जिसके साथ मैपिंग किया हुआ है, मतलब मैपिंग कौन कौन कर रहा है, इमेजेस कौन बना रहा है, प्रतिबिंब। ए का प्रतिबिंब 2 है, बी का प्रतिबिंब 1 है, सी का 4 है और डी का 5 है। ये जो मैपिंग कर रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है, इमेज बना रहा है, उसे बोलते हैं रेंज। तो रेंज में क्या आएगा 1 2 4 5, ये टोटल रेंज कहलाएगा। ये पिछले क्लास में हम देख चुके हैं, क्लास 11th में। तो इसमें ए के जितने एलिमेंट्स होंगे उसे डोमेन कहेंगे, बी में जितने एलिमेंट्स रहेंगे जितने अवयव रहेंगे उसे कोडोमेन कहेंगे और जिसके साथ बी का मैपिंग क्या हो रहेगा, मतलब इमेज बना हुआ रहेगा। तो देखिए इमेज 1 का बना हुआ है, 2 का बना हुआ है और 4 का बना हुआ है और 5 का बना हुआ है, इसे हम कहेंगे रेंज कहेंगे। केवल 1 2 4 5 जिसके साथ मैपिंग किया हुआ है। अर्थात इसका रिलेशन किस प्रकार से बन गया है, अगर हम कहेंगे इसका रिलेशन तो ए का 1 के साथ मैपिंग किया हुआ है, बी का 2 के साथ किया हुआ है, सी का 4 किया हुआ है और डी का 5 किया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा और कहेगा इसका रेंज बताएं। तो रेंज आप देख रहे हैं 1 2 4 और 5, अर्थात ये 1 2 4 5, ये जो पहला पार्ट्स दिया हुआ है ये आपका ए से लिया गया है, देख सकते हैं, और दूसरा पार्ट्स जो दिया गया है ये आपका बी से लिया गया है। अर्थात आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है मात्र एग्जाम में या पेपर में आपका इतना ही रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इसका रेंज बताएं और डोमेन बताएं। तो डोमेन आपको बताना है ए बी सी डी और इसका रेंज बताना है 1 2 4 5। अगर इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो आपका डोमेन बताना है ए बी सी डी, जो ए का एलिमेंट्स जो भी हो। और अगर कोडोमेन पूछता है तो आप टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल कोडोमेन कहेंगे। और यदि आपसे रेंज कहा जाएगा तो रेंज में जो मैपिंग किया हुआ है, जो प्रतिबिंब बना हुआ है, तो 1 2 4 और 5 इतना ही होगा इसका रेंज। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं एक कार्तीय गुणांक के बाद। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्तीय गुणांक, इसे आप नोट कर लेंगे ठीक ढंग से। कार्तीय गुणांक, इसके बारे में भी 11th क्लास में पढ़ना था, तो हम उसकी कुछ बेसिक जान लेते हैं ताकि 12th क्लास में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणांक के बारे में जानना हम लोग को। ये क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि अगर ए का मान दिया हुआ है 1 2, बस इतना दिया हुआ है,
और बी का मान दिया हुआ है 5, 6 लेट मान लेते हैं। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए के साथ मैप करेगा 1, 5, 1, 6, 2, 5 और 2, 6। ये हुआ ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस प्रकार से कह सकता है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या होगा, तो इसे हम बोलेंगे ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, अर्थात यहाँ पर दो वैल्यू ए का रहेगा 1, 2 क्रॉस 5, 1, 2 दो, क्योंकि यहाँ पर जो था ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यहाँ पर ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, यहाँ होगा 1, 1 और 1, 2, 2, 1, 2, 2। ये हुआ ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और यहाँ जो था ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी प्रकार से बी का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरह से हम इसे भी निकाल सकते हैं। 5, 6 को दो बार लिखिए, जिस प्रकार से हम लोग ए क्रॉस ए कर दिए, इस प्रकार से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये आपका बेसिक है, ये आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने में 12th क्लास में काम देगा, इसे आप ठीक से ढंग से नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन और फिर है फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली रूप से संबंध 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, इम्पटी सेट, EMPTY, इम्पटी, और सेट या रिलेशन कह सकते हैं, इम्पटी रिलेशन अर्थात रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए एग्जाम्पल लेते हैं, ए का वैल्यू जो है 1, 2, 3 है, इस तरह से है ए का वैल्यू, और इसका रिलेशन बना है। मान लीजिए कि इस तरह से हम रिलेशन बना दें, रिलेशन 1, 6, 1, 7, 2, 5, 3, 7। तो यहाँ पर देखिए ए का जो एलिमेंट्स है 1 है, 2 है और 3। तो ए का जो संबंध बना हुआ है, 1 के साथ 6 है, 1 के साथ 7 है, संबंध बना हुआ है, 2 के साथ 5 बना हुआ है और 3 के साथ 7 बना हुआ है। यानी यहाँ पर एक भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो एक के अवयव से मिलता हो, ऐसा रिलेशन जो एक के किसी न किसी अवयव से मिलता हो। अर्थात यहाँ पर देखिए कि एक अगर 1, 1 होता, 1, 2 होता, 2, 1 होता, तो हम कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी से संबंध रखता है। लेकिन हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला को डोमेन कहते हैं, आपको पता है, और लास्ट वाला जो होता है उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज कहते हैं। तो रेंज का अवयव देखिए क्या ए से मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए यह इम्पटी सेट कहला गया। इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ए का परिभाषा इम्पटी रिलेशन का, ए का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव
किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है उसे रिक्त संबंध कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये हो गया रिक्त संबंध, अर्थात रिक्त संबंध ए का प्रत्येक अवयव या कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है, इसलिए यह रिक्त रिलेशन हो गया। इसे हम इंडिकेट करते हैं फाई से। दूसरा जो आपका आता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा जो नंबर आता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। ए का वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3 इस तरह से, और अगर यहाँ पर ए का इस तरह से 1 2 3 है और इसका संबंध 1 2 3, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 3 का 2 से, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से संबंध रखता है। यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 के साथ 3 हो जाएगा और 2 के साथ 1 हो जाएगा और 3 के साथ 2 हो जाएगा। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव ए से खुद से किसी न किसी प्रकार से संबंध रखता है, उसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। प्रत्येक से इसे हम कह सकते हैं, परिभाषा किस तरह लिख सकते हैं, परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता है, उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से संबंध रखता हो, उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। और इसके पहले जो था वह क्या था, रिक्त संबंध, मतलब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है, उसे हम कहते थे एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे तीसरा हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का टाइप्स ऑफ रिलेशन में तीसरा जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो तुल्यता संबंध तीसरा हमने बताया कि रिलेशन जो होते हैं 3 प्रकार का। इसके पहला जो था वह रिक्त समुच्चय था, रिक्त सेट था, यानी एम्प्टी रिलेशन था। सेकेंड यूनिवर्सल रिलेशन था, और इस बार जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध सबसे बेस्ट टॉपिक है। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आप इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन अर्थात तुल्यता संबंध समझने से पहले आपको 3 रिलेशन जानना पड़ेगा। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। दूसरा है सिमेट्रिक, जिसे बोलते हैं सममित, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। इस तीनों को समझने के बाद ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जान पाएंगे, इसलिए ये टॉपिक और तीसरा रिलेशन बहुत बेस्ट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, जो 1 नंबर है। तो ए नंबर जो है वह है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अर्थात हिंदी में इसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है यह हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक रिलेशन ए रिलेशन बी, अर्थात ए जो है बी के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, ए रिलेशन बी के साथ बना रहा है, तो यही रिलेशन ए का ए के साथ होना चाहिए। जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध ए का
ए के साथ होना चाहिए तो वह होगा रिफ्लेक्सिव, अर्थात रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और इसे आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल दे दें कि ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, अर्थात बी इसमें पिता हो गया और ए जो हो गया पुत्र हो गया। तो ए जो है बी का पुत्र है, ठीक है, यह संबंध हो गया। और क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर देखिए पुत्र, पुत्र, ये तो पुत्र है, तो पुत्र का पुत्र, ठीक है, इसमें देखिए पिता और एक पुत्र है एक पिता है, लेकिन इसमें दोनों पुत्र पुत्र हैं। इसलिए अगर पिता पुत्र का हम कहें रिलेशन तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन ए का ए के साथ होना चाहिए, तो वह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं कुछ और। जैसे मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है, अर्थात बराबर होता है। तो यहां पर हम देखेंगे ए रिलेशन बी, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ कैसा रिलेशन है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। ए का बी के साथ कैसा संबंध, तो ए का भी 60 डिग्री है और बी का भी 60 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। अब अगर ए का ए के साथ रिलेशन, तो देखिए ए भी 60 डिग्री है और यहाँ ए भी 60 डिग्री है, अतः यहाँ भी प्रत्येक कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो यह क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव संबंध हो जाएगा। लेकिन जो हम एग्जाम्पल दिए थे इसके पहले वाला कि ए जो है बी का पुत्र है, तो ए और बी में क्या संबंध है, पिता पुत्र का या पुत्र पिता का संबंध है। तो ए का ए के साथ पिता पुत्र का संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो है एक व्यक्ति है और उसमें अपने आप में संबंध नहीं बना सकता है, इस तरह से वह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक शर्त है कि जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन ए का ए के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें आप लोग, ए का बी के साथ क्या संबंध है, तो ए भी 60 डिग्री है और बी भी 60 डिग्री है। और यहाँ पर ए का ए के साथ संबंध क्या है, तो ए भी 60 डिग्री है, ए भी 60 डिग्री है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये रेखा L1 है, ये रेखा L2, ठीक है। तो L1 जो है रिलेशन L2, यानी कि L1 L2 में क्या बना रिलेशन कि L1 L2 परपेंडिकुलर L1, ये क्या संबंध है, इसमें कह रहा है कि L1 L2, तो आप देखिए कि L2 रिलेशन L1 रिलेशन L2 में क्या रिलेशन है, तो आप देख चुके हैं कि L2 जो है L1 पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसके बाद सेकेंड कंडीशन कि L1 का L1 के साथ क्या रिलेशन है, तो क्या L1 अपने आप पर परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी एक रेखा इस तरह से L1 है और यह अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो ये जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप रिफ्लेक्सिव समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध ए का ए के साथ होना चाहिए, तो वह रिफ्लेक्सिव होगा, अतः रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया, इसमें ए का रिलेशन बी के साथ क्या था, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है और ए दोनों का भी 60 डिग्री है, इसलिए यह था रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि L1 और L2 के साथ रिलेशन जो था, L2 परपेंडिकुलर L1 था, मतलब L2 जो है L1 पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन हमने देखा कि L1 और L1 अपने आप में एक रेखा, जैसे कि L1 ये है, अपने आप पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, ये जो एग्जाम्पल होगा रिफ्लेक्सिव।
तो इसे आप ध्यान रखेंगे और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस वक्त आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक। सेकेंड जो आपका है वह सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब सममित। हमने रिफ्लेक्सिव सीख लिया और अब देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक का रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं जो उस बार लिए थे। ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, अर्थात यह पुत्र हो गया और ये पिता हो गया। ठीक है, तो बी पिता है और इसका पुत्र ए है, यह मान लेते हैं संबंध है। और यहां पर देखते हैं उल्टा, बी जो है तो ए जो है बी का पुत्र है, तो क्या बी भी ए का पुत्र हो सकता है? नहीं, क्योंकि बी जो ए को पुत्र कहेगा, बी जो ए को पुत्र कहेगा तो ए बी को पुत्र नहीं कहेगा, वह पिताजी कहेगा। ठीक है, इस तरह से यह जो है एग्जाम्पल पिता और पुत्र का यह सिमेट्रिक नहीं होगा। जो संबंध ए का बी के साथ होना चाहिए वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो वह क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समबाहु त्रिभुज का, ए बी सी। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसमें देखते हैं ए रिलेशन बी, तो ए भी 60 डिग्री, बी भी 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो कोण ए बराबर कोण बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। अब हम यहाँ पर कंडीशन है कि जो रिलेशन ए का बी के साथ होता है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर बी रिलेशन ए, तो यहाँ भी वही बात होगा, कोण बी बराबर कोण ए बराबर 60 डिग्री, अतः यह क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यह रेखा L1 है और यह रेखा L2 है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A रिलेशन B, तो A के साथ B कैसा संबंध बना रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो A जो है, सॉरी यहाँ पर L लिख देते हैं, L1 रिलेशन L2, तो L1 L2 के साथ कैसा संबंध बना रहा है। तो हम बोलेंगे इसमें कि L2 जो है L1 पर परपेंडिकुलर है, यानी L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब उल्टा चलते हैं, L2 रिलेशन L1, क्या ये भी वही बात कह रहा है? तो राइट, ये भी वही बात कर रहा है, क्योंकि जब एक रेखा इस प्रकार से परपेंडिकुलर है तो हम कहते हैं कि L1 है L2 है, तो अगर ये रेखा इसके साथ 90 का कोण बना रहा है तो ये भी रेखा इसके साथ 90 का कोण बना रहा है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर L2, क्योंकि L1 जो है L2 के साथ 90 का कोण बना रहा है। हम ये भी कह सकते हैं L2 जो है L1 के साथ 90 का कोण बना रहा है। तो यह क्या होगा, सिमेट्रिक ये हो जाएगा, इट्स सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम जान गए कि जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। इस प्रकार के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब आगे हम देखते हैं तीसरा, ट्रांजिटिव। सी नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है? तो इसका कंडीशन इस प्रकार से है, जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा एंड बी का सी के साथ होगा, अर्थात इसमें दो कंडीशन है, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ। यह प्रश्न का चीज है, प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा है और यदि यही रिलेशन जो ए का बी के साथ है और जो बी का सी के साथ है, अगर इस प्रकार से रिलेशन दिया हुआ है
और यदि आपका ए के साथ ऐसा ही रिलेशन सी का होता है तो वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। अतः जो रिलेशन ए का बी के साथ है और जो रिलेशन बी का सी के साथ है, उसी प्रकार का रिलेशन ए का सी के साथ अगर रहता है तो वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी। देखते हैं समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। जिस प्रकार से आगे भी एग्जाम्पल ले चुके हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं ए रिलेशन बी, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ए का बी के साथ रिलेशन एंड बी का सी के साथ रिलेशन, तो दोनों स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि ए का बी के साथ एंड बी का सी के साथ प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। और यही रिलेशन अगर ए के साथ सी होता है तो ए रिलेशन सी, यही रिलेशन जो है तो देखिए ए भी 60 डिग्री है और सी भी 60 डिग्री है, तो कोण ए इज इक्वल टू कोण सी 60 डिग्री। अतः ये जो रिलेशन है यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। और एक सेकेंड एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा यह L1 है और एक रेखा यह L2 है और एक रेखा यह L3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं L1 रिलेशन L2, L1 रिलेशन L2। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के साथ। यहाँ पर L1 रिलेशन L2, तो इसमें क्या देख रहे हैं L2 परपेंडिकुलर L1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एंड और रहेगा L2 रिलेशन L3। तो L2 देखिए ये रेखा है, ये लकीर है, और L3 ये लाइन है। तो इस लाइन पर ये देखिए परपेंडिकुलर है, मतलब L3 पर L2 90 का कोण बनाएगा। अतः यह L2 परपेंडिकुलर L3, मतलब यहाँ पर L1 और L2 का जो रिलेशन है वह एक दूसरे के बीच में 90 का कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। और L2 और L3 इस दोनों के बीच में भी 90 का कोण बना रहा है। और यदि ये दोनों शर्त तीसरा भी लागू कर जाता है तो यह ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम देखते हैं, तो हम बता चुके हैं ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी हो, तो यदि यही रिलेशन ए और सी में हो तो वह कहलाता है ट्रांजिटिव। तो हम यहाँ पर देखते हैं L1 रिलेशन L1 रिलेशन L3। तो यहाँ पर क्या जब बता सकते हैं कि L1 यहाँ पर है, ये रेखा L1 है और ये लाइन जो है L3 है, तो ये आपस में रेखा समांतर है और दो समांतर रेखा कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यानी L1 पैरेलल L2 है, सॉरी L1 पैरेलल L3, यानी रेखा क्या है, समांतर है। तो जो रिलेशन L1 L2 में था और जो रिलेशन L2 का L3 के साथ था, वही रिलेशन L1 L3 के साथ नहीं हुआ, इसलिए यह जो एग्जाम्पल हमने दिया यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, यह ट्रांजिटिव था। तो हम लोग जो क्लास में सीखे इस बार रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन ए का ए के साथ होना चाहिए, तो वह रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। उसके बाद हमने सीखा सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या था, जो रिलेशन ए का बी के साथ रहेगा वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए, तो वह सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या सीखे कि जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा और बी का सी के साथ होगा, वही रिलेशन अगर ए का सी के साथ अगर होता है तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे
कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। पहला आप लोग इम्पटी सेट पढ़े, सेकेंड आप लोग यूनिवर्सल सेट या रिलेशन पढ़े, और थर्ड आपका था इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन हम लोग अभी तक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं जाने हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसे जानने से पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जाने। तो अब जानते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सिंपल है, मतलब आपने इसके पहले क्लास में आप सीख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हम आगे की क्लास में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1, 2, 3 में कहता है कि आर रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा संबंध स्वतुल मतलब रिफ्लेक्सिव है, परंतु न तो सममित मतलब सिमेट्रिक और न ही संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, इसको सिद्ध कीजिए कि अगर समुच्च 1, 2, 3 के लिए आपको सिद्ध करना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है, संबंध जो दिया हुआ है, वह स्वतुल है मतलब रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सममित यानी सिमेट्रिक और संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करना है कि स्वतुल चेक करना है। तो हम लोग स्वतुल में क्या चेक किए हैं कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन ए का ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, पहला शर्त ये हो गया। दूसरी शर्त, सेट इसमें दिया हुआ है 1, 2, 3, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं 1, 1 लिखा हुआ है, 2, 2 लिखा हुआ है, 3, 3 लिखा हुआ है और 1, 2 लिखा हुआ है, 2, 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन ए का ए के साथ होना चाहिए, यानी खुद अपने आप में संबंध बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका क्या है 1, 2, 3। तो इसमें देखना है प्रश्न में कि जो रिलेशन दिया हुआ है यदि उसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3, 1, 1, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 1 का 2 के साथ है तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3, अर्थात इतना यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है उसको खुद अपने के साथ रिलेशन बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे मान लीजिए सेट दिया हुआ उसमें 1, 2, 3, 4 तक दिया हुआ है, तो इसमें स्वतुल कब कहलाएगा जब 1, 1 रहेगा, 2, 2 रहेगा, 3, 3 रहेगा, 4, 4 रहेगा। इस तरह से बना हुआ रहेगा। अगर सारे कहीं ना कहीं अगर मिल जाएगा तो वह रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी सेम वाला मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन में 1, 2, 3 है, तो क्या देखिए 1, 1 है, एस है, 2, 2 है, ए भी है और 3, 3 यहाँ भी है। अर्थात जो आपका सेट दिया हुआ है उसका खुद के साथ रिलेशन बना हुआ है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ बना हुआ है, इसलिए यह जो है स्वतुल है। अब यहाँ देखना है अगर इसमें से ये नहीं रहा तो यह सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यह स्वतुल सेट नहीं होगा। जब भी हो जितना सेट दिया हो रहा है उसका खुद के साथ रिलेशन बना हुआ है, अर्थात अगर जो ए बी सी हो तो ए, बी, बी, सी, सी होना चाहिए, तभी वह स्वतुल रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम इसे बनाएंगे कैसे ये देखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सेट जो है 1, 2, 3 है, तो हम लिखेंगे 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये तीनों जो है बिलोंग टू रिलेशन, अर्थात 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों जो है इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अतः R इज इक्वल टू
1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है अर्थात ये रिफ्लेक्सिव है। अब हमें यह भी प्रूव करना है, तो ना तो ये सममित है और ना ही ये संक्रामक है। तो यहाँ देखते हैं, सममित का शर्त आपको याद होगा, जो रिलेशन ए का बी के साथ होता है वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो आप इसमें देखिए 1,1, तो 1,1 अगर इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी, अब ए बी हो गया तो बी ए करते हैं, तो बी ए करते हैं तो क्या लिखाएगा, बी का मान 1 और फिर 1, यानी 1,1 और 1,1 दो बार यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर दो बार नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक 11th क्लास में पढ़े होंगे कि मंझोली ब्रैकेट के अंदर दो समान एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं, मतलब 1,1 इस तरह से नहीं हो सकता है, या मान लीजिए 1,1 अगर लिखा गया है तो 1,1 फिर से नहीं लिखाएगा, ठीक है, इसलिए इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो जो सेम एलिमेंट्स है उसे सिमेट्रिक में चेक नहीं करना है, अर्थात अगर 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 ही होता है, तो इस बॉक्स में 1,1 1,1 दो बार होना चाहिए, तब तो एक ए रिलेशन बी और वही बी रिलेशन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर रहना चाहिए था, लेकिन एक सेट का एक रूल है कि मंझोली ब्रैकेट के अंदर में डबल टर्म नहीं लिखा जाता है, इसीलिए 1,1 ही लिखा गया, ठीक है। इसी तरह से 2,2 भी हो जाएगा, 3,3 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि इस रिलेशन में हम लोग को सममित चेक करना है, सममित। तो सममित का रूल क्या है, जो रिलेशन ए का बी के साथ हो वही रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1,2 रिलेशन में है, राइट, तो 1,2 रिलेशन में है, ठीक है। लेकिन देखिए 2,1 उल्टा, आप जानते हैं कि जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही बी का ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1,2 है, तो इस रिलेशन के अंतर्गत में इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए, जो कि इसमें कहीं भी 2,1 नहीं दिया हुआ, तो हम लिखेंगे बिलोंग टू नॉट आर, अर्थात 2,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये शर्त को लागू नहीं किया। अच्छा, एक बात और, आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर आप 2,2 को नहीं चेक किए, तो 2,2 बिलोंग टू आर, क्लियर। इसको उल्टा करेंगे तो फिर 2,2 ही लिखाएगा, तो बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर 2,2 इस बॉक्स में दो बार होना चाहिए, लेकिन सेट का रूल है कि बॉक्स में मंझोली ब्रैकेट के अंदर में अगर 2,2 एक बार लिखा गया है तो दोबारा लिखा नहीं जाता है, अर्थात इसे हम चेक नहीं करते, उतना ही बात हो गया, 2,2 एक ही बार लिखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इस रिलेशन में जो दिया हुआ है उसमें नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सममित नहीं है, सममित नहीं है। चलिए, तीसरा हमें चेक क्या करना है, तीसरा हमें चेक करना है संक्रामक नहीं है चेक करना है, तो हम लोग संक्रामक भी नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो संक्रामक का शर्त क्या है, समझ जाइए, संक्रामक इसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। इसका शर्त है जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा एंड वही रिलेशन बी का सी के साथ रहेगा। तो अगर इसी प्रकार से ए रिलेशन सी के साथ होता है तो वह ट्रांजिटिव होता है, हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डबल, जो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, इसे चेक नहीं किया था क्योंकि 1,1 फिर 2 इस तरह से करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। जो डबल वाला है इसे नहीं बार बार रखना है, क्योंकि इसके पहले हम देखें इसमें सिमेट्रिक में 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, तो इससे हम नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1,2 अर्थात यह ए कॉमा बी हो गया, बिलोंग टू आर में है एंड अब ए का रिलेशन बी के साथ, अब बी जो है उसके साथ सी बनाएगा, तो बी यहाँ पर 2 है
तो 2 के साथ देखिए ई भी है, 2,3 बिलोंग टू आर, ई भी कर रहा है बिलोंग। अर्थात जो प्रश्न में कंडीशन है कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी है, अगर ऐसा प्रश्न में है और अगर ए रिलेशन सी भी रह जाता है तो वह संक्रामक यानी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन अगर ए रिलेशन सी नहीं रहता है तो संक्रामक नहीं होगा। तो देखना है 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो क्या 1,3 इसमें है, 1,3, 1,3 इसमें कहीं भी नहीं है, तो हम लिखेंगे इज नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात इसमें 1,3 नहीं है। जिस प्रकार से शब्द कहता है कि जो रिलेशन ए का बी के साथ रहेगा और जो रिलेशन बी का सी के साथ रहेगा वही रिलेशन ए का सी के साथ होना चाहिए। तो 1,2 था क्लियर, फिर 2 का देखिए 3 के साथ भी था, लेकिन 1 का 3 के साथ यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। तो जो इसमें प्रश्न कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये स्वतुल्य है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, लेकिन इसमें समित मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यह नहीं था, यह प्रूव्ड। तो जो इसने कहा PROV प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ। क्लियर, आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक समुच्चय जेड में, ये भी ध्यान दीजिएगा कहीं पर जेड रहेगा एन रहेगा, तो जेड मतलब पूर्णांक संख्या और फिर आपका एन तो प्राकृत संख्या, इस पर डिपेंड पड़ता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर जो दिया हुआ रिलेशन, जो संबंध का कंडीशन है वह क्या है, a, b, वह हर हाल में a, b ही होता है। और वह कहता है कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करता है, अर्थात जो यहाँ पर a, b जो भी रहेगा, 1 - 2, 2 - 3 जो भी लिखना है, वह a माइनस b को कौन 2 विभाजित करता है, मतलब 2 से भागा लग जाता है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ध्यान दीजिएगा यहाँ तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो आपको याद होगा तुल्यता संबंध इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, अर्थात वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो उसे कहते हैं तुल्यता संबंध, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ जो प्रूव करना है वही इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, अर्थात इसे दिखा देना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों है, तब तो होगा तुल्यता संबंध। बस इसे आपको दिखा देना है कि यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, और तीनों होता है तो ये संबंध तुल्यता संबंध है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का शर्त क्या है, ए रिलेशन बी जो होगा वही रिलेशन ए का ए के साथ होना चाहिए, यह रिफ्लेक्सिव का है, अर्थात यह जो है स्वतुल्य का शब्द है, स्वतुल्य, इसे हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। ये कंडीशन स्वतुल्य का है, तो हम देखते हैं यह स्वतुल्य होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए, जो हम ए का मान रखेंगे वह बी का मान रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है, तो a माइनस ए भी 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल लेके बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग a का मान लेते हैं 6, अब b का मान लेते हैं 4। क्लियर, कुछ भी अंक रख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि a माइनस बी 2 से विभाज्य, यह क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिखा देना है कि a माइनस ए भी 2 से विभाज्य है, क्योंकि जो रिलेशन a का b के साथ होगा वो रिलेशन a का a के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए a रिलेशन b क्या कहता है, a माइनस बी जो है 2 से विभाज्य है, ये कह रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि a का मान 6 है और 4 है, बाकी में 2 से कट जाएगा, अर्थात कितना बचेगा 2/2 कट गया। ये तो प्रश्न ही कहा कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है। अब आपको यहाँ पर दिखाना है कि a रिलेशन a माइनस ए भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हमें दिखा देना है क्या, a रिलेशन a, तो a का मान आपका 4 है और a का भी 4 है बटे 2, अर्थात 0/2
ये भी 0 आंसर आएगा। अर्थात a माइनस बी भी 2 से विभाज्य है और a माइनस ए भी 2 से विभाज्य है। शर्त यही न है कि जो रिलेशन a का b के साथ, तो a का b के साथ जो रिलेशन है कि a माइनस बी 2 से कट जा रहा है, तो a माइनस ए भी 2 से कट जा रहा है, इसलिए क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य संबंध है। अब आगे देखते हैं दूसरा कंडीशन आपका क्या है, सममित। सममित का शर्त क्या था, जो रिलेशन a का b के साथ रहेगा वही रिलेशन b का a के साथ होना चाहिए। जो रिलेशन a का b के साथ रहेगा वही रिलेशन b का a के साथ होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग माने हुए हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 6 और b का वैल्यू कितना है 4, अब बटे 2, बाकी में 2 से कट जा रहा है, तो ये बचेगा 2/2 अपॉन क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये तो कट गया, अब b माइनस ए भी 2 से कटना चाहिए। ये तो कंडीशन प्रश्न का है कि जो रिलेशन a का b के साथ रहेगा, इसने कह दिया है कि a b ऐसा है जो कि 2 से विभाज्य है, तो 2 से तो कट गया, ठीक है। अब इसका उल्टा b और a भी 2 से विभाज्य अगर होता है तो सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। तो b का वैल्यू कितना है 6 नहीं 4 है, अब -6/2, तो बचेगा -2/2, कितना बच गया -1, कट गया। सिर्फ विभाज्य की बात कहा है, तो यह 2 कट गए, इसलिए यह सममित है, सममित है। अब हमें संक्रामक चेक करना है, तो संक्रामक भी चेक करना हम लोग को है। तो यहां देख लीजिए आप लोग, संक्रामक भी चेक करना है। तो संक्रामक का शर्त क्या है, संक्रामक का शर्त है कि जो a रिलेशन b एंड b रिलेशन c, a रिलेशन b एंड b रिलेशन c वही रहेगा a रिलेशन c के साथ। अर्थात यह प्रश्न का कंडीशन है, यानी कि a का b के साथ संबंध रहेगा, फिर उसी प्रकार से b का c का साथ संबंध रहेगा। अगर ये दोनों जो संबंध को फॉलो कर रहा है वही संबंध a का c के साथ रहता है, तो वह क्या होगा, संक्रामक। यहाँ पर a b c 3 पॉइंट है, तो हम लोग c का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट मान लेते हैं, a का वैल्यू मान लेते हैं जो पहले था उसी को ले लेते हैं 6, b का 4 और c का एक अलग वैल्यू जो आपको मन में आता है, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि 4 में से c घटा 2 से कटना चाहिए, कि ये प्रश्न का कंडीशन है। तो यहाँ पर b का 4 है, 2 रख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर है a रिलेशन b, तो यहाँ पर 6 घटाओ 4/2, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 2/2, ये विभाजित है, ये होना भी चाहिए। और दूसरा एंड में कंडीशन है, एंड में क्या कंडीशन है, तो b रिलेशन c है, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ 4/2 और यह बच गया +2/2 आता है 1 बच गया, ये तो ठीक है। अब देखिए कि a रिलेशन b जो है a माइनस बी 2 से कट गया, b माइनस सी भी 2 से कट गया, और इसी प्रकार से अगर a माइनस सी भी 2 से कटता है तो यह संक्रामक होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए इसको, यहाँ पर a रिलेशन c, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं a का वैल्यू 6 -2/2, तो 4/2 कट गया। अतः जो a माइनस बी भी कटा, b माइनस सी भी कटा, उसी प्रकार से a माइनस सी भी क्या हुआ 2 से विभाज्य हो गया, इसलिए संक्रामक है, संक्रामक है, यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, यह संक्रामक है। यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में संक्रामक है, आप लोग का नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो यह कंडीशन कहा था यह तीनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है, अतः हम इसमें लिख सकते हैं यह जो संबंध है यह क्या है, किस प्रकार से हम नीचे लिखेंगे, तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं। हम कुछ शॉर्ट मेथड सीख लेते हैं ताकि हम जल्द से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव जान सकते हो। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक समझते हैं।
तो a इज इक्वल टू मान लेते हैं 1,2,3। तो आपने 3 रिलेशन सीखा है। पहला आप सीखे हैं कि जो रिलेशन a का b के साथ रहेगा, अगर वही रिलेशन b का a के साथ रहता है तो यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है। दूसरा आपने सीखा है कि जो रिलेशन a का b के साथ रहता है वही रिलेशन b का अगर a के साथ रहता है तो यह आपका कहलाता है सिमेट्रिक कहलाता है। और तीसरा आपने सीखा है कि जो रिलेशन a का b के साथ रहेगा एंड b का c के साथ रहेगा वही रिलेशन a का c के साथ अगर रहता है तो यह आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक है, पहला वाला जो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कुछ हम ट्रिकली जानते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले अगर 1 2 3 इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है। हम पहले 2 एलिमेंट्स लेके देखते हैं 1,2। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। क्लियर? अब इसमें देखिए, अगर 1,1 इस तरह से करने का मतलब 1,1 है, ठीक है, 1,1 तो 1,1 सिर्फ इस तरह से लिखे, मतलब हम लिखे सिर्फ r इक्वल टू 1,1 लिखे हैं। तो 1,1 क्या रिफ्लेक्सिव होगा? तो हम जवाब देंगे नहीं, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 एलिमेंट्स हैं तो 1,1 भी और 2,2 भी होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं तो यह रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव, तो एस रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए यहाँ तो समझ गए आप लोग। इसका मतलब हो गया 1,1 और 2,2 लिखा गया इस तरह से। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मेन शर्त है कि जो जितना इसमें एलिमेंट्स है उसका यहाँ पर बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब हुआ अगर हम यहाँ 3 दे देंगे तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, तो जो यह रिलेशन था यह रिफ्लेक्सिव होगा, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ 1,1 का बना हुआ है, 2,2 का बना हुआ है, लेकिन 3,3 का बना हुआ नहीं है। इस तरह से ये होगा 3,3, तब रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम इसको ट्रिकली सिखा रहे हैं इस तरह से कि इसका मतलब 1,1 2,2 3,3, इसे लिखने में आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं, पहले हम इस दोनों को समझते हैं फिर इसे विस्तारपूर्वक समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया 1,1 2,2 3,3। अगर इस क्वेश्चन से यहाँ पर दिया हुआ इसको मिटा दें, इसका मतलब क्या है कि यह 1,1 लिखा हुआ है और 3,3 लिखा हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तब जा पाएगा नो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने एलिमेंट्स हैं सबका डबल बना हुआ रहना चाहिए, तो इस तरह से यह रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस तरह से करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1,1 2,2 3,3 और 1,2। ठीक है, यह रिफ्लेक्सिव होगा। तो यस, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 2,2 3,3 इतना ही काफ़ी है, बाकी आगे क्या है उससे मतलब नहीं है। जितना एलिमेंट्स है उसका डबलिंग बना हुआ है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। आगे हमें देखना ही नहीं रिफ्लेक्सिव के लिए है। तो आगे देखते हैं, तो क्या यह सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1। अब यह सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1,1 2,2 3,3 तो पता ही है, और इसमें 1,2 है तो 2,1 भी है। अगर हम लिख देते हैं 2,3 तो यह पहला रिफ्लेक्सिव होगा। यस, रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 काफी है। ठीक है, सिमेट्रिक होगा तो जवाब आएगा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसको मिटा दें तो सिमेट्रिक होगा, अगर इसको 2,3 लिख दें तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि 1,1 लिखा गया है, 2,2 लिखा गया है, 3,3 लिखा गया है, 1,2 लिखा गया है, 2,1 लिखा गया है। यहाँ पर 2,3 लिखाया है, 2,3 तो है लेकिन 3,2 नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा होना चाहिए, तब तो यह सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर जा पाएगा, जब इस तरह से कर देंगे तो यह सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 1,2 और फिर 2,1 भी है, इसलिए सिमेट्रिक है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव का तो 1,1 2,2 और 3,3 काफी है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जवाब हम देखते हैं, अगर कहीं पर 1,1 है, 1,1 है तो 1,1 रिफ्लेक्सिव होगा, तो आपका जवाब आएगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा सिमेट्रिक होगा, तो
1,1 हम सिर्फ 1,1 को सिमेट्रिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1,1 का उल्टा 1,1 होता है। यहाँ पर ये शर्त नहीं है कि तीनों होना चाहिए, बस इसका शर्त है a, b है तो b, उसका उल्टा वाला होना चाहिए बस। ठीक है, तो 1,1 जो है सिर्फ 1, 2, 3 इस तरह से मान लेते हैं। 1 है, 2 है और 3 है। अगर 1,1 करते हैं तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा लेकिन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, 2,2 करते हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा लेकिन सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि 2,2 का उल्टा 2,2 ही होता है। अब यहाँ पर 3,3 करते हैं तो रिफ्लेक्सिव, अब यहाँ रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब आगे करते हैं इस प्रकार से, इसका मतलब 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है, और 3,2 तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव का जवाब आएगा एस। रिफ्लेक्सिव में जो जितना एलिमेंट्स है उसका डबल होना चाहिए। तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 है, इसका मतलब 1,1 शॉर्ट में ट्रिक बता रहे हैं। तो अब देखना है सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए। तो यहाँ तक ऐसे कर दिए तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ऐसे करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा।